फ्रेंड पीसीएस विद गौरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज से मैं प्रतिदिन दैनिक जागरण, जनसत्ता और हिंदुस्तान से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल और जो न्यूज़ हैं उसे कवर करने की कोशिश करूंगी। जो आने वाले सभी एग्जाम जैसे बीपीएससी पीटी मेंस इंटरव्यू, यूपी पीसीएस पीटी मेंस इंटरव्यू और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। पहला न्यूज है कि जातीय जनगणना जो बिहार में हो रहा था उस पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया गया। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से हुई है और इस जो रोक लगाया है पटना हाईकोर्ट में उसमें मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और मधुरेश प्रसाद की पीठ के द्वारा इस पर रोक लगाया गया। कोर्ट का क्या कहना है? कोर्ट का कहना है कि राज्य ऐसी कोई शक्ति नहीं है, राज्य के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है क्योंकि जनगणना संघ सूची का विषय है। ऐसा करना संघ के विधायी शक्तियों का अतिक्रमण है और यह जनहित याचिका जो है यूथ फॉर इक्वालिटी जो संस्था है उसके द्वारा दायर किया गया है। जबकि नीतीश गवर्नमेंट का कहना है कि जातीय जनगणना जो है सभी लोगों के हित में है, सब लोगों की गिनती के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति का पता चलेगा और राज्य सरकार के लिए ये मददगार साबित होगा क्योंकि हमें इससे पता चलेगा किन लोगों को योजनाओं तक पहुँच चाहिए। तो ये अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब जानते हैं कुछ इसके फैक्ट के बारे में। तो हमें पता है कि जातीय जनगणना भारत में पहली बार 1931 में जातीय जनगणना हुआ था। उस टाइम बिहार में 74 श्रेणी में जाति विभक्त थी। वर्तमान में 215 श्रेणी से भी ज़्यादा जाति हो चुके हैं। चलिए दूसरा न्यूज़ देखते हैं। वर्तमान में भारतीय जेल व्यवस्था में व्यापक सुधार से रिलेटेड एक एडिटोरियल को कवर किया गया है। क्योंकि भारत में जेल की परिकल्पना जो है वो सुधारगृह के रूप में की गई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारतीय जेल में क्या क्या समस्या है। लेखक ने किस किस समस्या के बारे में बात किया है। सबसे पहला है कैदियों की अधिकाधिक संख्या। भारत में 1 लाख आबादी पर 35 कैदी है। बुनियादी सुविधा जैसे खान पान, साफ सफाई सबकी समस्या है। तीसरी समस्या, भारत में जेल में बंद करीब 75% कैदी विचाराधीन है। इसका मतलब उनको सजा नहीं मिला है अदालत के माध्यम से, बल्कि जेल में बंद है। अगर मुकदमा उनका लड़ा गया तो निर्दोष भी साबित हो सकते हैं। चौथा प्रॉब्लम है न्यायपालिका पे मुकदमा का बोझ बढ़ता जा रहा है। पांचवा कारण है भ्रष्टाचार। छठा जो प्रॉब्लम है वहाँ पे पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव है। जेल कर्मी के पास पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव है। तो इसके लिए हमें उपाय में क्या क्या बताया गया है। तो इसमें उनकी जो जेल कर्मी है उनका ट्रांसफरेबल स्थानांतरण पर अधिक से अधिक बल दिया जाना चाहिए। उन्हें एक जगह स्थायी रूप से नहीं रखना चाहिए, इससे भ्रष्टाचार होता है, पारदर्शिता में कमी आती है। जेल कर्मी सीधे कैदी से संपर्क करते हैं तो उनका इस कारण उन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, तो उन्हें मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण भी देने की जरूरत है। और जेल कर्मी की संख्या जो सीमित है उनको भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि 7 कैदी पे 1 जेल कर्मी है, जबकि विकसित देशों में जैसे ब्रिटेन में 3 कैदी पर 1 जेल कर्मी है। जेलों में भी पर्याप्त सुधार कार्यक्रम का अभाव भी कैदियों की और इसका एग्जाम्पल भारत में तिहाड़ जेल है जहाँ पे विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कई जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइडर हैं जैसे इग्नू, इन सब के माध्यम से वहाँ पे लोगों को कौशल भी दिया जाता है। यहाँ तक योगा, ध्यान ये सब भी कराया जाता है जिनका मनोवैज्ञानिक भी विकास होता है, कौशल विकास भी होता है और वो जब मुख्य धारा में लौटते हैं तो एक सभ्य समाज में रहने के लायक उन्हें बनाया जाता है। सातवां है जाति व्यवस्था। जेलों जाति व्यवस्था भी क्या कर रही है कि जो जाति, धर्म, भाषा के आधार पर ये लोग अलग अलग गुट बनाते हैं और एक दूसरे का अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं और जिससे जेल के जो आंतरिक माहौल होता है वो तनावपूर्ण होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जेलर की बड़ी भूमिका है कि जेलर अगर कुशल रहेगा तो वो संगठित नहीं होने देगा ऐसे लोगों को। इसलिए हमें एक प्रशिक्षित जेल कर्मी की नियुक्ति अनिवार्य है। न्यायिक अधिकारी समय समय पर जेल का औचक निरीक्षण करे। पुलिस प्रशासन का अंग भी इसमें पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका ये सब भी समन्वित रूप से यहाँ कार्य करे। आधुनिक और तकनीकी सक्षम जेल बनाने की आवश्यकता है वर्तमान में। तो ये बताया गया था आज के न्यूज़पेपर एडिटोरियल में। वर्तमान में आपको पता है कि एससीओ का बैठक, संघाई सहयोग संगठन का बैठक चल रहा है गोवा में, विदेश मंत्री स्तर पर बैठक, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी उसमें भाग ले रहे हैं। 2011 के बाद पहली बार
पाकिस्तान यहाँ भाग ले रहा है। तो ये एक न्यूज हुआ। मणिपुर में जातीय पहचान मुद्दे पर वहाँ संघर्ष हो गया है, और ये संघर्ष की स्थिति देखते हैं यहाँ पे क्या क्या न्यूज कवर किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुसंख्यक मैती समुदाय हैं जो काफ़ी समय से एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं, और नागा और कुकी आदिवासी इनके इस मांग का हमेशा विरोध करते रहते हैं, और इसी कारण ये दोनों के बीच झड़प हुई, जिसके कारण ये हिंसा बढ़ गया। अभी हम जानते हैं कि हिंसा इतना ज़्यादा हो गया कि सेना और असम राइफल की 55 टुकड़ी को तैनात करना पड़ा। 9000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं। मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। कई जिलों में कर्फ्यू लागू है, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। तो अभी इनके इतिहास को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि समस्या क्या है। तो ये जो हिंसा हुआ है, तो इसके लिए एक जुलूस निकला था, वहाँ प्रदर्शन निकला था मैती समुदाय के खिलाफ, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, और इन्हीं के द्वारा ये एक प्रदर्शन निकला था, और ये प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गया। मैती कम्युनिटी जो है वो पर्वतीय जिला में रहने वाली, बेसिकली ये इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि और ये नागा, कुकी, ये सब जो हैं ये पर्वतीय जिला में रहते हैं। और मैती समुदाय जो है ये वैष्णव और संकीर्तन जो उपासना पद्धति है उसमें आस्था रखते हैं, और इनका जो भू क्षेत्र है, टोटल जो भू क्षेत्र है राज्य के कुल भू क्षेत्र का 10% क्षेत्र है, जबकि इनकी आबादी राज्य की कुल आबादी की 53% है। इस कारण ये बहुसंख्यक कम्युनिटी है। ये मणिपुर का सबसे बड़ा निर्जातीय समूह है। यहाँ पे 2-3 समस्या है। एक तो म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल में अवैध प्रव्रजन की समस्या यहाँ पे रहती है, और दूसरा जो है कि जब इसके कुछ इतिहास को हम देखते हैं तो 1949 में जब मणिपुर उस टाइम एक देसी रियासत था, और उसका भारतीय संघ में विलय किया गया था। इससे पहले मैती कम्युनिटी जो थे वो एसटी थे, लेकिन विलय के बाद इनका यह दर्जा हट गया, जिसकी ये लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। और मणिपुर की जो भौगोलिक विषमता भी है, उसके कारण भी क्षेत्रीय विकास में असंतुलन व्याप्त है। आंतरिक सुरक्षा चुनौती को भी वो बढ़ावा दे रहा है, और जो मणिपुर का दुर्गम जो भौगोलिक स्थिति है वो घाटी क्षेत्र में बसने के लिए लोगों को आकर्षित करता है, और यही कारण है कि बार बार इन दोनों कम्युनिटी के बीच में, मतलब मैती और नगा और कुकी, ये सब कम्युनिटी के बीच में हमेशा झड़पें होती रहती हैं। तो दूसरा है इम्फाल घाटी सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना जो है वहाँ पे एकरूपता पाया जाता है, और इस एकरूपता को बनाए रखने के लिए वहाँ 2015 से ही इनर लाइन परमिट लागू है, ताकि घाटी में अवैध प्रवास को रोका गया है, और साथ में हस्तक्षेप की नीति भी अपनाई गई है ताकि उनकी स्वायत्तता बनी रहे। और जब इसके प्रॉब्लम यहाँ ये है कि मणिपुर जो है जिसकी सीमा प्रत्यक्ष रूप से म्यांमार से लगती है, जहाँ पे म्यांमार जो है ऑलरेडी, मतलब हम जानते हैं कि वो नशीले पदार्थ की तस्करी, मानव तस्करी, स्पेशली स्वर्णिम त्रिभुज का ये हिस्सा है, और जिसके कारण यहाँ पर भी, और यहाँ के जो अलगाववाद है, मणिपुर में जो अलगाववाद है उसके वित्त पोषण में ये एक बड़ी भूमिका निभाता है नशीले पदार्थ की तरह। और कुकी लोग पूर्वोत्तर भारत कुकी लैंड बनाने की भी मांग कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो इनका भी यहाँ पे हस्तक्षेप है। ग्रेटर नागालैंड आंदोलन भी यहाँ सक्रिय है। तो कई अलगाववादी संगठन नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय हैं, और जबकि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद उनका ये कहना था कि 2023 के अंत तक उग्रवाद मुक्त पूर्वोत्तर भारत उनका विजन है, और 4 वर्षों से लगातार गृह मंत्रालय यहाँ पे स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज भी डाल रहा है। अवैध शरणार्थी को कठोरता से रोका जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये समस्या था जिसे न्यूज़पेपर ने कवर किया था। दूसरा न्यूज़पेपर में न्यूज़ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जो है इसका प्रभाव क्या है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो एआई में एक तकनीकी नवाचार है। एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पादन स्वचालित रूप से संभव है, विशेष कौशल और दक्षता में भी ये कार्य करने में सक्षम है, कम कीमत पे काम करेगा, जल्दी करेगा, अधिक मात्रा में करने में सक्षम है। तो इस कारण, इन खूबियों के कारण इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो हो रहा है नौकरी और रोजगार पे पड़ने वाला है। कई सलाहकार संस्थाएं हैं जैसे मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट 2000 का कहना है कि 2030 तक दुनिया भर में ऑटोमेशन से
80 करोड़ श्रमिक विस्थापित हो जाएंगे। दूसरा रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक्स का, जिसकी भविष्यवाणी है कि ChatGPT, AI जैसे प्लेटफॉर्म के कारण कम समय में ही 30 करोड़ से अधिक नौकरी पर खतरा है। भारत भी चूंकि एक बढ़ता हुआ देश है, उभरता हुआ देश है, तो AI संवेदनशील देशों में से एक है। चूँकि भारत में 80% से अधिक श्रमिक जो है अकुशल सेक्टर में है, यानी अनौपचारिक सेक्टर में कार्य करते हैं, और इनके ऊपर जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक संख्या में है, जिसका इस पर असर पड़ता है। AI के कारण इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। विशेषकर कैसे, तो निर्माण श्रमिक हो गए, फैक्ट्री के मजदूर हो गए, या बड़े बड़े सामान को ढोने वाले लोग, ये सब भी यहाँ पे इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी वर्तमान में हम अमूल कंपनी में भी देख रहे हैं कि निर्माण कार्य में मानवीय निर्भरता को धीरे धीरे कम करके ऑटोमेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। गूगल और टेक्सा जैसी कंपनी भी सेल्फ ड्राइविंग यानी स्वचालित कार्य के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा निवेश कर रही है, जिसके GPS का यूज किया जा रहा है, ऑप्टिकल कैमरा का यूज किया जा रहा है, अल्ट्रासाउंड तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। और इसका भविष्य क्या है, उबर और ओला जैसी जो कंपनी है, ये भी सेल्फ ड्राइविंग कंपनी चलाएगी, और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत के परिवहन क्षेत्र पर पड़ेगा, जिसके कारण उनके आजीविका को खतरा उत्पन्न होगा। तो दूसरा ये कहा गया है। तो हमें इसके विकल्प के रूप में क्या अपनाना चाहिए, तो सबसे पहले हमको शिक्षा को तकनीक से जोड़ना पड़ेगा। जो हम लोग आने वाले जो हमारे जनरेशन है, उनको भविष्य उन्मुखी जो शिक्षा हमको देंगे, उसमें तकनीकी शिक्षा पे बल देना होगा। टाइम टू टाइम उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए, और इस तरह के स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, इन सब को बढ़ावा देना चाहिए। तो एक न्यूज़ ये था, मैंने सारा कवर कर दिया है। और एक न्यूज़ था फसल बीमा से रिलेटेड, कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या समस्या आ रहा है। तो 28 राज्यों में, चूँकि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि किस तरह से मौसम परिवर्तन हो रहा है, बेमौसम बारिश हो गया, जिसके कारण गेहूं उत्पादक राज्य हैं, जो 18 राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात, इन सब राज्यों में, इसके अलावा जो सब्जी उत्पादक राज्य हैं, या मतलब चना, सरसों, ये सब उत्पादक राज्य, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है, और उनके जो अनाज है उनकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है, जिसके कारण किसानों की आय में 40% कमी की हो गई है। और समस्या यह है कि फसल बीमा योजना का कि नुकसान की तुलना में इनकी क्षतिपूर्ति बहुत कम है। समय से बीमा दावों का भुगतान नहीं हो रहा है। राजस्व सर्वे जो इकाई है, उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, और राज्य द्वारा भी अपने जो समय पर जो प्रीमियम की बात की जाती है, वो भी अभी मतलब समय पे नहीं जमा किया जाता है। तो ये समस्या है, जिसके कारण किसानों को अंततः नुकसान उठाना पड़ता है। और इस बीमा कंपनी में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो जो क्षति आकलन करने वाली एजेंसी है, जो वो जाती है जब, तो इनका ये इस चीज़ के लिए उनको प्रलोभन देते हैं कि क्षति कम दिखाया जाए, और पीड़ित किसान अपने नुकसान की भरपाई के लिए प्रलोभन उनको देते हैं। जो क्षति आकलन एजेंसी है, उनको प्रलोभन देते हैं कि आप जो उनका जो क्षति हुआ है उसको दिखाया जाए। और बहुत चीज़ें कवरेज में नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवरेज इस बात पे कवरेज नहीं है कि मौसम में अगर परिवर्तन होता है तो उसमें कितना % तक क्षति होगा, तभी जाके बीमा मिलेगा। तो ये सब समस्या है, जिसके कारण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 18 राज्यों ने प्रीमियम देने से मना कर दिया। तो ये न्यूज़ था, ये आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और फ्रेंड, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।